अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद और हमारा आज का जो टॉपिक है लेक्चर है वो बायोलॉजी का है सब्जेक्ट हमारा। और लेक्चर नंबर 9 इंशाल्लाह हम आज डिस्कस करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 7 जो है वो बायो एनर्जेटिक्स का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था सेल के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में आपने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा। सेल के स्ट्रक्चर में आपको माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरी जो जगहें थी वहाँ पे पता चला कि वो एनर्जी के हाउस ऑफ एनर्जी हाउस है। और चैप्टर नंबर 6 में हमने पढ़ा कि सेलुलर लेवल के ऊपर सेलुलर फंक्शंस जो होते हैं उनको कैरी आउट करते हैं एंजाइम। जो एक्टिविटीज़ जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, सारे के सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं उन सब को स्पीड अप करते हैं एंजाइम और क्विकली उनको पॉसिबल बनाते हैं। ऐसे रिएक्शंस जो बॉडी के बाहर दुनिया के अंदर होने हो तो लाखों साल जिनको लगे, बॉडी के अंदर एंजाइम्स की मदद से वो रिएक्शंस इतने स्पीड अप होते हैं कि वो सेकंड्स के अंदर रिएक्शंस हो जाते हैं और प्रोडक्ट बन जाती है। सेल जो है, अगर हम सेल की बात करें तो लिविंग सेल जो है उसके अंदर सीजलेस केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। बग़ैर रुके केमिकल एक्टिविटीज़ हर वक्त हो रही हैं और केमिकल एक्टिविटीज़ के रुकने का मतलब है सेल डेथ। जैसे ही ये केमिकल एक्टिविटीज़, ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं ये रुकते हैं तो इसका मतलब होता है कि डेथ हो चुकी है, अब वो सेल मज़ीद किसी काम का नहीं रहा। सेल जो है वो उसको हम ओपन सिस्टम की तरह स्टडी करते हैं। ओपन सिस्टम का मतलब ये है कि उसके अंदर सब्सटेंस एंटर भी हो रहे हैं और उसमें से निकल भी रहे हैं। सब्सटेंसेस आर एंटरिंग एंड लिविंग द सेल ऑल द टाइम। और सेल के अंदर जो है वो सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन भी होती है, उससे नए सब्सटेंसेस बनते हैं और बड़े जो सब्सटेंसेस हैं उनसे छोटे बनते हैं। छोटे सब्सटेंसेस मिल के बड़ा सब्सटेंस, बड़े मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ओवरऑल जो प्रोसेस है उसमें एनाबॉलिज्म भी होता है, कैटाबॉलिज्म भी होता है। एनाबॉलिज्म मींस नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, बिल्डिंग अप ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म मींस ब्रेक डाउन ऑफ एग्जिस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों प्रोसेसेस हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं। अब ये जो सारे प्रोसेस सेल के हैं ये ड्राइव होते हैं एनर्जी से। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है उसकी ब्रेकडाउन होती है तो उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। उन बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज़ होती है और वो एनर्जी सेल अपनी एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करता है। और फिर जब नए मॉलिक्यूल्स बनने होते हैं तो यही एनर्जी जो है वो जो बॉन्ड ब्रेकिंग से लाई जाती है वही एनर्जी आगे बॉन्ड फॉर्मेशन के ऊपर लगाई भी जाती है। तो इस तरह से स्टोरेज के लिए भी बॉन्ड्स बना के ही रखती है बॉडी कि बॉन्ड्स बना दिए, लाइक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो बॉन्ड्स बना दिए तो उससे एडीपी का मॉलिक्यूल था या उसमें जब एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया एटीपी मॉलिक्यूल बना तो एनर्जी स्टोर होगी। अब वो एनर्जी रेडी फॉर्म में मौजूद है, जब चाहिए होगी वो बॉन्ड टूटेगा और एनर्जी अवेलेबल हो जाएगी। ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे बॉन्ड्स में स्टोर होगी और केमिकल काइनेटिक एनर्जी के तौर पे जब चाहिए होगी उस वक्त रिलीज़ होके इस्तेमाल में लाई जाएगी। अगर हम बायो एनर्जेटिक्स की बात करें तो बायो एनर्जेटिक्स बेसिकली है क्या? बायो एनर्जेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस, एनर्जी रिलेशनशिप्स एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो रही है और जो उसके आपस में एनर्जी के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में कैसे शिफ्ट हो रही है और इसका आपस में रिलेशनशिप क्या है। सारी रिलेशनशिप जो एनर्जी से रिलेटेड हैं वो सारी की सारी एनर्जी से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिलेशनशिप्स और जो तब्दीलियां हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उनकी स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। जो ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड लेते हैं, मतलब एनिमल्स जो है वो बाहर से फूड लेते हैं और प्लांट्स जो है अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो फूड है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस फूड के जो बॉन्ड्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो बॉन्ड्स जब टूटते हैं तो वो एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और वो एनर्जी इस्तेमाल करती है बॉडी, सेल्स इस्तेमाल करते हैं उस एनर्जी को।
उसी एनर्जी से नए बॉन्ड्स बना लिए जाते हैं जो एनर्जी स्टोरेज के काम आते हैं, लाइक एटीपी का जो मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज का अगर हम एग्जांपल लें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है जब ये टूटता है तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। वो जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें से कुछ यूटिलाइज हो जाती है, कुछ हीट के तौर पे जो है वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के काम आती है, और कुछ जो है वो स्टोर हो जाती है एटीपी के मॉलिक्यूल्स में। अब इस एटीपी का रोल क्या है? एटीपी बेसिकली करेंसी ऑफ लाइफ है, हमारी बॉडी की करेंसी है, नकद रकम है जो अपनी एनर्जी जो है जिसके अंदर सेव करके रख दी जाती है और जब ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल में ले आया जाता है। अगर इसमें एक रिकॉलिंग का जो है वो टॉपिक छोटा सा दिया हुआ है कि प्लांट्स जो है वो अपनी वो फोटोसिंथेसिस का उसने रिकॉल करवाया कि प्लांट्स जो है अपनी फूड जो है वो किस तरह से बनाते थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते थे, वाटर जो है और उसके अलावा जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल जो लीव्स हैं उसके अंदर जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था। वो भी एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन ही थी, कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है उनके मिलने से ग्लूकोज बनता था, वो भी नए बॉन्ड्स बनते थे और उन बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती थी। अगर हम इस प्रोसेस को यहाँ पे डायग्राम जो है वो उसमें समझना चाहें कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस बॉडी के अंदर होती किस तरह से हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ है इनपुट ऑफ एनर्जी है। ये यहाँ पे जो इनपुट ऑफ एनर्जी है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो एनर्जी इनपुट होती थी, CHO बॉन्ड्स बनते थे, ग्लूकोज का ही जो बॉन्ड्स है वो बनते थे। यहाँ पे एनर्जी का जो इनपुट था वो थी लाइट, सनलाइट से एनर्जी आती थी जो ये बॉन्ड्स बनाने के काम आती थी और इन बॉन्ड्स के अंदर वो एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जो फूड स्टफ है फिर इसकी ऑक्सीडेशन होती है। जब ऑक्सीडेशन होती है तो ये बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी जो है वो, अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो हीट के तौर पे एनर्जी जो है वो यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी हीट एनर्जी की सूरत में, और बाकी एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडीपी का मॉलिक्यूल जो है उसमें एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा और जो एनर्जी जो है वो इसको बनाने के लिए चाहिए होगी वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी एटीपी की फॉर्म में। अब ये जो एटीपी की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर हो गई है, ये हमारे डिफरेंट बॉडी फंक्शंस डिफरेंट जगह पे जो हो रहे होंगे उनको कैरी आउट करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल होगी। लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है आपने जो है वो 4th चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब एनर्जी की ज़रूरत होती है एक मॉलिक्यूल को दूसरी मॉलिक्यूल तक अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लेके जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होती है उसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एटीपीज़ यूज़ होते हैं, तो एटीपीज़ यहाँ पे यूज़ होंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए। उसके अलावा जो बॉडी की मेंटेनेंस है, हमारी बॉडी के जो फंक्शन सारी चल रहे हैं उसके लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसके अलावा केमिकल सिंथेसिस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो भी एटीपी से आएगी। मतलब कोई भी केमिकल्स बन रहे हैं तो उनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो मैंने बताया कि बॉन्ड सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। जब नया बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी चाहिए होगी, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। अब नए बॉन्ड्स बनाने के लिए, बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एनर्जी जो है वो एटीपी से आएगी हमारे पास। इसके अलावा यही एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में रिलीज़ होती रहेगी वक्तन फ़क्तन जब ज़रूरत पड़ेगी, ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग जो है वो वार्म ब्लडेड, अगर इंसान की बात करें तो हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं, बाहर चाहे जो मर्जी टेम्परेचर, बाहर टेम्परेचर 45 है या -25 है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन किया जाना है। अगर ये मेंटेन नहीं होगा, ये टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। इसको मैं इरेज कर लूँ ताकि हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को थोड़ा सा एलाबोरेट कर सकें। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी में भी उनका जिक्र आ गया है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है ये कंफ्यूजिंग होता है हमेशा स्टूडेंट्स के लिए, तो उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूँ।
ऑक्सीडेशन से ही हम सारा मामला जो है समझेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शंस में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन इन्वॉल्व होती है और इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ये तीन चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीडेशन को आप लोग ऑक्सी एडिशन समझ लें, ये याद भी रहेगा। मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब बाकी दोनों चीज़ों का लॉस होगा या रिमूवल होगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर इसके ऑपोजिट हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन टोटली इसके अपोजिट है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन विल बी कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड रिडक्शन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कॉल्ड रिडक्शन। तो इस तरह से आप ऑक्सी एडिशन से ऑक्सीजन को याद रखें, बाकी सारे काम जो है वो इसके साथ साथ आपको याद रहेंगे कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का एडिशन होगा, बाकी दोनों चीज़ें माइनस होंगी, लॉस होगा उनका। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को याद रखने में हेल्प करेगा। अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस हमेशा जब भी होते हैं ये साथ ही होते हैं। हमारी जो लाइफ के वेरियस प्रोसेसेस हैं वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी चाहते हैं। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है ये एनर्जी एक्वायर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है और यूज़ करता है वेरियस लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तमाम लाइफ प्रोसेसेस जो हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो हैं वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस भी हम इनको कहते हैं, रेडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इकट्ठा रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स रिएक्शंस में मैंने बात की थी कि इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तीन चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस को भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन का लॉस और गेन भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा और ऑक्सीजन का गेन और लॉस भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा। ये एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में जो रिएक्शन होता है उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल से निकलेगी, दूसरे मॉलिक्यूल में चली जाएगी, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगा। एक ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया, एक ने ऑक्सीजन को गेन किया, दूसरे ने ऑक्सीजन को लूज़ किया। तो ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे ही होते हैं। एक मॉलिक्यूल जो है उसमें रिडक्शन हो रही होती है तो दूसरे मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का जो है उसको समझना चाहें थोड़ा सा, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो दिया हुआ है कि ये ए मॉलिक्यूल था, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अवेलेबल थे। मैंने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका गेन और लॉस, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एनर्जी का सोर्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब तक ऑक्सीजन के साथ होते हैं तो उस वक्त तक ये ऑक्सीजन एनर्जी का इतना बड़ा सोर्स नहीं होते। जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से किसी दूसरे हाइड्रोजन या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जाके अटैच होते हैं इस लॉस ऑक्सीडेशन रिएक्शन के ज़रिए, ऑक्सीजन इनको लूज़ करती है, ठीक है, तो उसके बाद ये वापस आने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन के पास। ये जो प्रोसेस है इनका दूर जाना और फिर वापस आना, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बन जाता है। ये एक सोर्स बन जाता है। कार्बन के साथ जब या जाके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लगे या हाइड्रोजन के साथ लगे तो ये जो बॉन्ड बनता है ये अनस्टेबल एसोसिएशन बनती है। ये अनस्टेबल एसोसिएशन वापस ऑक्सीजन के पास पहुंच के स्टेबल एसोसिएशन बनाने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में
लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन की शक्ल इख्तियार करता है। वी नो दैट हाइड्रोजन एटम कंटेन 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेज हाइड्रोजन एटम इट एक्चुअली लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कि जब हाइड्रोजन को लूज़ करता है कोई भी मॉलिक्यूल तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। तो लूजिंग ऑफ, वही बात, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज़ द वन एंड द सेम थिंग, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम हाइड्रोजन लूज़ करता है तो इट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर रहा है। अगर हम इस रिडॉक्स रिएक्शन को एक छोटे से जो रिएक्शन के साथ समझना चाहें, हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके पास। ये एक मॉलिक्यूल बी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। जब रिडॉक्स रिएक्शन होता है स्टार्ट में क्या ए के पास हैं, बी के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। ए के पास इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, बी के पास नहीं है। जब एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो ये ए और बी दोनों मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होता है कि ए विल लूज इलेक्ट्रॉन, ए विल lose electrons and will undergo oxidation, ए जो है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसी तरह से बी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसकी हम ये कहेंगे कि इसमें बी में रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हुआ है बी मॉलिक्यूल, और रिड्यूस होने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये रिड्यूस हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो ऑक्सीडाइज हो गया। ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके जो अगला चैप्टर के अगले जो चीज़ें हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए इसको ज़रा तफसील से एलेबोरेट किया है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दोबारा से एक दफ़ा फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और बाकी दोनों चीज़ें हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होंगे। जब भी हम बात करेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। रिडक्शन जो है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल इसके कॉन्ट्रेरी है, और रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा इकट्ठे होते हैं। एक एटम जो है अगर हाइड्रोजन लूज़ करता है एक मॉलिक्यूल तो दूसरा उसको गेन करता है। अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लूज़ करता है तो दूसरा उसको गेन करता है। अगर एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो दूसरा उसको गेन करता है। एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एटीपी का जो हमने जिक्र किया था उसको सेल्स करेंसी जो है उसको डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।